देहरादून में सीएम रोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 2 लाख तक स्वरोजगार प्रोजेक्ट पर सब्सिडी मिलेगी तो 25 से 30% सब्सिडी देने की योजना है। 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम रोजगार योजना के तहत अब काम शुरू हो गया है। 2 लाख तक स्वरोजगार प्रोजेक्ट पर सब्सिडी मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 25 से 30% सब्सिडी देने की योजना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम रोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर। तो 25 से 30% सब्सिडी देने की योजना है और 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वर्णिम 70 साल समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आयोजन ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड ने किया। तो कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की 70 सालों की उपलब्धियों, संघर्षों और योगदान को नमन किया। सीएम ने कहा कि यह संगठन श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने और सरकार श्रमिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में बड़ी संख्या में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, श्रमिक नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ विशिष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। तो सीएम ने विशिष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। सीएम ने स्वर्णिम समारोह का शुभारंभ किया। मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए, दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें। और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1955 से, अब अनवरत रूप से जारी है। और राष्ट्र हित के अनेक प्रकल्पों को, अनेक कामों को आज हमारे इनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। 4 धाम यात्रा इस समय चल रही है और पूरा हमारा पर्यटकों का ये सीजन हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या, लगभग 33 लाख लोग 4 धाम यात्रा में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार जो हमारे अन्य भी डेस्टिनेशन हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चाहे कार्तिक स्वामी हो, जगन्नाथ जी का उत्तरकाशी का मंदिर हो, हरसिल मुखवा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र इस समय जो है हमारा भरा हुआ है। और कांवड़ यात्रा हर वर्ष हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। उसके लिए जल्दी ही मैं अपने स्तर पर भी समीक्षा करूंगा, प्रत्येक वर्ष की भांति, जिससे कि वो अच्छा हो। मानसून को लेकर हम पहले ही मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं और अभी कुछ लगातार 2-3 बैठकें मैं अपने स्तर से कर चुका हूँ सभी जिलाधिकारियों के साथ। भारत सरकार की जो एजेंसियां NDRF है, हमारे राज्य की STRF है, अन्य आपदा प्रबंधन से समन्वय करने वाले हमारे जिलों की टीम है, सभी लोगों के साथ हमारी बातचीत हो गई है। और प्रत्येक वर्ष हमको मानसून के समय में किसी न किसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में अब तक 33 लाख तीर्थ यात्रियों ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सभी से अपील की है कि इस यात्रा को केवल तीर्थ नहीं, उत्तराखंड के नव जागरण का उत्सव बनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। ये केवल हिमालय की गोद में बसा एक प्रदेश नहीं है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की जीवंत धारा है।
तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पावन धामों में इस साल अब तक करीब 33 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार एक सुखद परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब श्रद्धालु सिर्फ चार धाम तक सीमित नहीं हैं, वो कार्तिकेय स्वामी मंदिर, हेमकुंड साहिब, जगन्नाथ मंदिर, उत्तरकाशी जैसे अन्य पवित्र स्थलों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और श्री यमुनोत्री के पावन धामों में, और इस वर्ष अब तक करीब 32 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड हमारी देवभूमि, ये केवल हिमालय की गोद में बसा एक प्रदेश नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की जीवन धारा है। लेकिन इस बार एक सुखद परिवर्तन देखने में आ रहा है। अब श्रद्धालु सिर्फ चारधाम तक सीमित नहीं है, वो श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर, श्री हेमकुंड साहिब, श्री जगन्नाथ मंदिर, उत्तरकाशी जैसे अन्य पवित्र स्थलों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, ये एक सामाजिक और आर्थिक जागरण है। इन तीर्थ स्थलों पर बढ़ते कदम स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए द्वार खोल रहे हैं। तो उधर केदारपुरी पुनर्निर्माण कार्यों की व्यापक समीक्षा के साथ जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने केदारनाथ धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। तो रुद्रप्रयाग के नए डीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद बाबा केदार के दरबार में वो पहुंचे। डीएम प्रतीक जैन ने कहा कि बाबा केदार की सेवा सौभाग्य का विषय है। उन्होंने केदारनाथ यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने गौरीकुंड से पैदल यात्रा कर मार्ग में आने वाले प्रमुख पड़ावों पर रुककर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यात्रा के पहले दिन उन्होंने बाबा केदारनाथ मंदिर और भैरव मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अपने 2 दिवसीय केदारनाथ प्रवास के दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और काम करने वाली एजेंसियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के निर्देश दिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जिलाधिकारी पहुंचे, केदारनाथ धाम का निरीक्षण उन्होंने किया। पैदल मार्ग में भी जो तमाम दिक्कत परेशानियां हैं उनका जायजा लेते हुए नजर आए। अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। तो कई बार पैदल मार्ग पर सफाई, जलापूर्ति और बिजली की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। सभी को नमस्कार। पहले तो मेरे लिए बहुत ये सौभाग्य की बात है कि बाबा केदार की नगरी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं पूरी श्रद्धा से ये आस करूँगा कि केदारनाथ जी में और पूरे रुद्रप्रयाग ज़िले में हम लोग बहुत अच्छे से, और मैं और मेरी पूरी टीम बहुत अच्छे से हम लोग काम कर पाएँ। हम कोशिश करेंगे जो भी जनता की डिमांड्स हैं, जो भी अलग अलग वर्गों की डिमांड है, उनको सुने और उसके ऊपर काम करें। कल मैंने ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद ही सबसे पहले हमने पदयात्रा करके केदारनाथ जी आए। मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग सब साथ में थे। उद्देश्य बड़ा क्लियर था कि पूरे ट्रैक रूट पे कैसी व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण किया जाए। तो पूरी व्यवस्थाओं का हमने निरीक्षण किया, ट्रैक रूट पर भी और पूरे केदारनाथ जी क्षेत्र में भी। जिस भी तरह की सुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां यात्रियों को आ रही हैं, हमारे व्यापार मंडल को आ रही हैं, तीर्थ पुरोहितों को आ रही हैं, सब अलग अलग वर्गों से मैंने यहाँ पे चर्चा की है और कुछ समस्याओं का संज्ञान भी लिया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय किया गया है और सभी जिलों में जिला अध्यक्षों के साथ साथ संबंधित विधायकों को भी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के पैनल बनाकर प्रदेश नेतृत्व को भेजे जाएंगे। इन पैनलों का निर्माण जीत की संभावनाओं, कार्यकर्ताओं की राय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। जिला अध्यक्षों और विधायकों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का लक्ष्य वार्ड स्तर तक मजबूत पकड़ बनाना है और प्रत्येक कार्यकर्ता के सामूहिक प्रयास से पार्टी को हर सीट पर जीत दिलाना है। देखिए, आज हमारे सभी विधायकगण, हमारे जो चुनाव की दृष्टि में प्रेक्षक बनाए हैं वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी का वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा कि कल हमने घोषित कर दिए थे पर्यवेक्षक, वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बनाते इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है,
उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। विधायक गणों से हमने अपेक्षा की है कि वो प्रयास करें कि उनके क्षेत्र में जिला पंचायत के जो वार्ड हैं, हर वार्ड घोषित प्रत्याशी विजयी हो, और उनके द्वारा प्रयास होने चाहिए कि कुछ स्थानों पर हमारे प्रत्याशी निर्विरोध जीते, जो कि हमने पहले भी इस प्रक्रिया को अपनाया था। तो मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी आज से चुनाव में एक प्रकार से अपनी रणनीति को बना चुकी है। खबर देहरादून से है, जहां आईपीएस रचिता जुयाल के नौकरी से इस्तीफे के बाद अब आईएफएस अफसर धनंजय मोहन के वीआरएस लेने के बाद से शासन प्रशासन में तो हलचल मची ही है, लेकिन राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि अपने चहितों को कुर्सी पर बैठाने के लिए सरकार ईमानदार अधिकारियों को वीआरएस लेने पर मजबूर कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि चंद घंटे में ही धनंजय सिंह के वीआरएस की अर्जी को स्वीकार करना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि आईएफएस अफसर ने अपने वीआरएस लेने के पीछे की वजह पारिवारिक कारण बताया है, लेकिन कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। ये मेरे को आप फॉरेस्ट के अधिकारी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा एक संज्ञान है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग अपने पसंदीदा व्यक्ति को उसमें बैठाना चाह रहे थे और उनको मजबूर किया गया कि वीआरएस लें। नहीं तो वीआरएस के लिए आदमी अप्लाई करता, कई हफ्तों तक तो फाइल ही नहीं कोई देखता, घंटों के अंदर उसमें दस्तखत हो जाना इस बात का संकेत है कि उनको जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बधे, वो खुल के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है, कुछ कर्मचारियों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको परेशान किया गया, उनको मजबूरन किया गया और अपने चहेते आदमी को उस पद पर बैठाया गया। उधर हरिद्वार चारधाम यात्रा के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर चारधाम यात्रा को सुचारू बनाने के लिए पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पिछले 15 दिनों में ऑपरेशन लगाम के तहत 237 वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरि आदेश अनुसार यातायात पुलिस और सीपीयू हरिद्वार की तरफ से लालजीवाला, ऋषिकुल हाईवे, जयराम मोड़, शंकराचार्य चौक, सिंह द्वार चौक और चंडी चौक आदि स्थानों पर यह सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लगातार मिल रही शिकायतों के दृष्टिगत बस, टेम्पू, ट्रैवलर, ऑटो आदि वाहनों के नो पार्किंग में खड़े होकर यातायात में बाधा उत्पन्न करने और जाम की स्थिति पैदा करने को लेकर 35 वाहनों के चालान किए गए। उधर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पौड़ी जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कोषागार में पहुंचकर संबंधित पंजिकाओं का अवलोकन किया और औपचारिक रूप से पदभार संभाला। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने फूल देकर उनका स्वागत किया। 2012 बैच की आईएएस अधिकारी स्वाति एस भदौरिया का प्रशासनिक अनुभव बेहद समृद्ध रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छत्तीसगढ़ कैडर से की थी। साल 2015 में वो उत्तराखंड कैडर में स्थानांतरित हुई। उत्तराखंड में उन्होंने मसूरी और देहरादून में उपजिलाधिकारी के रूप में काम किया, जबकि साल 2018 से 2021 तक वो चमोली जिले की जिलाधिकारी रही। तो जिलाधिकारी ने पंजिकाओं का अवलोकन किया। तो पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया बन गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो स्वाति ने पौड़ी जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। और पंजिकाओं का अवलोकन करती हुई भी नई जिलाधिकारी स्वाति नजर आई। तो चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंचकर जनपद में आपदा की तैयारियों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दूरभाष के जरिए कई स्थानों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क कर आपदा की स्थितियों से निपटने की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से संसाधनों की उपलब्धता, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता, अलर्ट सिस्टम की जानकारी ली। उन्होंने आपदा प्रबंधन कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को निर्देशित किया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तत्परता और सजगता के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि जनपद प्रशासन आपदा के हर संभावित स्थिति को गंभीरता से ले रहा है और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। जिलाधिकारी के इस औचक निरीक्षण से तैनात कार्मिकों में जिम्मेदारी के प्रति सजगता बढ़ी है। आज हमारे जनपद में बद्रीनाथ धाम
और थराली क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना प्राप्त हुई थी। हालांकि वो जलस्तर खतरे के निशान के नीचे था। बागेश्वर में हो रही बारिश के कारण पिंड का जलस्तर बढ़ा था, जो कि अभी सामान्य बताया जा रहा है। उसी के दृष्टिगत आज आपदा कंट्रोल रूम में आकर विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी कर्मचारियों से दूरभाष पर वार्ता की गई। इसमें गंगानगर, थराली, देवाल, जोशीमठ क्षेत्र के पटवारियों से बात की, सीएमओ साहब से बात हुई, एसडीएम पीएमजीएसवाई पोखरी विद्युत वितरण खंड के इंजीनियर से बात हुई। सभी ने समय से रिस्पॉन्स दिया।